जय हिंद। मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं लोकल वोकल न्यूज़। अपने आसपास की सभी खबरें देखने के लिए अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से हमारा ऐप लोकल वोकल न्यूज़ को ज़रूर इंस्टॉल करें और हमेशा रहें अपने आसपास की खबरों से रूबरू। जाहिर तौर पर हम लोगों की समस्याएं उठाते हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे वर्ग की समस्याएं उठाने जा रहे हैं जिनकी समस्याएं बहुत ही ज़्यादा होती हैं, लेकिन उन पर कोई ध्यान नहीं देता है। हम बात कर रहे हैं आज गाज़ियाबाद के खोड़ा कॉलोनी के व्यापारियों की। आमतौर पर यहाँ विकास की जो लहर है वो तो दिख रही है, लेकिन व्यापारियों की समस्याएं हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेती हैं। एक समस्या शुरू होती है तो साथ के साथ दूसरी समस्या तैयार बैठी होती है। ऐसे में दिल्ली एनसीआर के पास होने के बावजूद भी क्यों इनके व्यापार को वो तेज़ी नहीं मिल पा रही है, जिसके लिए लगातार कोशिश करते हैं। इस वजह को जानने के लिए हम आज गाज़ियाबाद के खोड़ा कॉलोनी के व्यापारियों के पास पहुँचे हैं। हमारे साथ व्यापारी लोग मौजूद हैं। इनसे इनके परिचय जानते हुए जानेंगे किस तरह की समस्याएं ये अक्सर फेस करते हैं। जी, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं रामनिवास गुप्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार परिषद। अगर खोड़ा की बात की जाए, खोड़े कॉलोनी के जो व्यापारी हैं वो अक्सर किस समस्याओं से हमेशा रूबरू रहते हैं? खोड़ा में जो है आम समस्या व्यापारियों के लिए तो है ही है, और व्यापारी में खोड़ा के नहीं बल्कि जो है पूरे भारतवर्ष के व्यापारियों के लिए नाना प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे फूड लाइसेंस की समस्या ले लीजिए। इस समय जो अंग्रेज़ों के मानक बने हुए हैं, और यदि आप जो है सैंपल लेंगे तो घी का, दूध का, दही का, किसी भी चीज़ का सैंपल पास नहीं हो सकता, क्योंकि आजकल जो है सारी चीज़ों में मिलावट आ रही है। यूरिया का समय चल रहा है, भैंसों के लिए यूरिया का खिलाया जाता है, गायों के लिए यूरिया का खिलाया जाता है। अब आप सैंपल लेंगे तो उसमें निश्चित ही वो सैंपल फेल हो जाता है, जिससे व्यापारियों के लिए जो है कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं यदि सैंपल भर जाए तो मैं तो सरकार से भी मांग करूंगा कि ये जो चीज़ें जो है ख़त्म होनी चाहिए, इसके मानक चेंज होने चाहिए। किस तरह से चेंज कराना चाहते हैं? क्या मानक हैं कि जो इसमें आगे अपडेट करने चाहिए? मानक जो है अंग्रेज़ों के ज़माने के मानक हैं। पहले हर चीज़ शुद्ध होती थी, पानी शुद्ध होता था, हवा शुद्ध होती थी, जो है गोबर का खाद बनता था जो खेतों में लगाया जाता था। भैंसे वगैरह हमारे पशु जो हैं वो उसी को यूज़ करते थे। आजकल जो है वो यूरिया से खेती पैदा हो रही है। जब यूरिया से खेती पैदा हो रही है तो जैसा वो खाएगी वैसा ही दूध देगी। तो इसलिए पहले के मानक वगैरह के इतने % हमें वो चाहिए, उसमें चेंजिंग होनी चाहिए। चलिए देखिए, इन्होंने समस्या बताई फूड विभाग को लेकर कि फूड विभाग पर जो लाइसेंस दिया जाता है उसके मानक पुराने हैं, लेकिन चीज़ें बदल चुकी हैं। तो बदलते दौर के साथ मानकों को भी चेंज करना चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे, इन्होंने बताया कि फूड विभाग की एक कमज़ोरी है, काफ़ी ऐतिहासिक चीज़ें लेके अभी तक चल रहे हैं, चेंजेस होने चाहिए। कितने मानते हैं, कितने चेंजेस होने चाहिए? चेंजेस 100% होने चाहिए। बहुत लोग परेशान रहते हैं। और मेरा नाम बताऊं तो मेरा नाम अरुण कुमार पांडे है। पेशे से मैं डॉक्टर हूं। और यहाँ समस्याएं इतनी ज़्यादा हैं, जब से ये लॉकडाउन आया है आए दिन तो बाज़ार इतने ज़्यादा लगा दिए गए हैं घरों के सामने, हम लोगों के सामने। हमारा पूरा घर पूरा जाम रहता है, हमारा निकलना मुश्किल हो गया है। तो हमारा प्रशासन से खास कर अनुरोध है कि इनको जल्दी जल्दी कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। दूसरी समस्या, जब आप प्रशासन से इस तरह की जो समस्याएं हैं बात करते हैं तो उनका जवाब क्या आता है? उनका जवाब ये आता है कि देख लेंगे, देखते वक्त कुछ नहीं है। देख लेंगे, पर्ची लिखवा के लाओ, साइन करवा के लाओ। ऐसा हम लोग करके एक दो बार ले भी गए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है। कौन कहता है पर्ची लिखवाने के लिए? हमारे जो स्थानीय नेता वो भी कहते हैं पर्ची लिखवा के ले आओ, हम वहाँ बोलेंगे। एक बार उन लोगों ने शायद प्रयास भी किया होगा, लेकिन कोई काम हुआ नहीं है। आए दिन रोड जाम रहता है, गली जाम रहती हैं। और अगर उनसे दुकानदारों से कहो कि जो फूड पटरी वाले लगाते हैं हमारे घर के सामने, अगर उनसे कहा जाए भैया हटा लो, तो मारने दौड़ते हैं हटाने बजाय। तो देखिए, एक समस्या और इन्होंने यहाँ पर बताई कि जो लोकल प्रशासन है वो यहाँ ध्यान नहीं देता है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका और किस तरह की समस्याएं यहाँ होती हैं? मेरा नाम योगराज है। मेडिकल स्टोर है मेरा मंगल बाज़ार में। तो वही जाम की समस्या होती है, उसकी वजह से जो है ना यहाँ पे पेशेंट भी नहीं आ पाता। डॉक्टर के वहाँ से आता है, लेकिन शाम को इतना भीड़ भड़का रहता है, तो उसका कुछ मतलब निराकरण करना चाहिए प्रशासन को। ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर और साथ में अवैध अतिक्रमण जो होता है उनको तत्पर रहना चाहिए। हाँ जी। चलिए देखिए, इन्होंने भी एक समस्या बताई खोड़ा इलाके की कि यहाँ गलियाँ तंग होती हैं, रास्ते तंग होते हैं। ऐसे में यहाँ पर जब सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो जाम की आती है। और भी लोग मौजूद हैं, आपसे जानना चाहेंगे, आपके खोड़ा इलाके में आज हमें व्यापारियों की समस्याएं जान रहे हैं। क्या समस्याएं हैं? बिजली, पानी और क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ? देखिए, खोड़ा कॉलोनी की समस्याएं तो खैर काफ़ी हैं।
पहली बात तो खोड़ा में क्या व्यापारियों की करी जाए तो लगवा दे, लेकिन वैसे आम लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या तो पानी की भी है। खैर यहाँ पे पानी नहीं है नगर पालिका तरफ से, और दूसरी समस्या यह है कि यहाँ पे व्यापारियों की तो आए दिन समस्या ये है कि उनका प्रशासन भी साथ नहीं देता है और आए दिन वो बेचारे लुटते रहते हैं, कभी किसी को लूट लिया, किसी को गोली मार दी, और प्रशासन इस बात पर ध्यान नहीं देता है। प्रशासन को तो बस अपने ही काम लगे, भी अगर किसी की गाड़ी खड़ी होगी तो उसका चालान काट दिया, और उसकी सुविधाओं पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। और जरा सा कोई दुकानदार अगर कुछ बोलते तो पुलिस प्रशासन उन पर हावी हो जाता है। किस तरह से हावी हो जाता है? यही कि भाई बंद कर देंगे, चालान काट देंगे, सामान बाहर निकाल लोगे, करोगे वो करोगे, मतलब, और गाड़ियों में चालान काट देते हैं, लेकिन सुविधाओं पर कोई प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता। रियल इस्टेट का आपने बताया, रियल इस्टेट में आमतौर पर किस तरह की समस्याएं सबसे ज़्यादा आ रही हैं? समस्या तो यही है कि सब घर घर में डीलर हो गए हैं। आज की डेट में वो वैल्यू जो थी मार्केट में वो सारी ख़त्म हो चुकी है। किस तरह से ख़त्म हो चुकी है? क्या वैल्यू थी और अब क्या बची है? अब तो खैर कुछ भी नहीं बची। पहले तो फिर भी ठीक था कि बिगर डीलर के कोई नहीं लेता था कोई भी प्रॉपर्टी। आज के डेट में तो लोग बाग डायरेक्ट भी चले जाते हैं। अगर कोई डीलर दिखा भी देता है ना तो फिर क्या करते हैं, वो डायरेक्ट जाने की कोशिश में रहते हैं। यही सारी समस्याएं हैं बस। सरकार से रियल इस्टेट को लेकर किस तरह की आप मांग करना चाहेंगे, ताकि आप अब रियल इस्टेट में तो आप अभी नौजवान हैं, तो आगे आपको लगे कि हाँ आप रियल इस्टेट में ठहर सकते हैं, अपना भविष्य बना सकते हैं। सरकार से किस तरह की उम्मीद रखते हैं? सरकार से उम्मीद इस तरीके की रखते हैं कि भाई अपना जो भी है कि डीलर के पास जाइए, अपनी प्रॉपर्टी अगर उसने दिखाई है तो वो अपना परचेज़ करे। अभी लॉकडाउन के बाद सबसे बड़ी समस्या है वो है महंगाई की समस्या। मेरा छोटा मोटा होटल है यहाँ पे, और लॉकडाउन में के बाद जो हमने शुरुआत करी तो बहुत ज़्यादा महंगाई है, इसलिए बहुत बड़ी समस्या है महंगाई की, जिसकी वजह से अभी हम खर्चा भी नहीं निकाल पा रहे हैं, काफ़ी नुकसान हो रहा है। महंगाई बढ़ी, सरकार से किस तरह की रियायत चाहते हैं आप कि सरकार आपकी किस तरह से मदद करे? बस सरकार से हम ये चाहते हैं कि भाई जो महंगाई बढ़ी है वो महंगाई कम हो। जैसे गैस सिलेंडर अभी 800 रुपये का हो गया है, तेल है, रिफाइंड है, दाल है, चावल है, सबके रेट बढ़ गए हैं। तो हम सरकार से ही चाहते हैं, मसालों पर रेट बढ़ गए, क्योंकि हमारा काम इससे रिलेटेड है, इसलिए हम इस पर ही बात करेंगे। तो इन चीज़ों पे महंगाई घटनी चाहिए, और काम भी पहले जैसा नहीं है। जैसे पहले लॉकडाउन के बाद जब काम खुला, कुछ उम्मीद थी काम की, तो ये किसान आंदोलन शुरू हो गया। तो बॉर्डर बंद होने की वजह से लोग यहाँ आ नहीं रहे हैं, इधर से रूट डाइवर्ट हो गया है यहाँ पे, तो इससे बहुत बड़ी समस्या है हमारी अभी। बॉर्डर बंद होने से लगभग कितना नुकसान अभी तक आपको हुआ होगा? लगभग आज 55वां दिन है किसान आंदोलन का। तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए का नुकसान हो चुका अब तक हमारा बॉर्डर बंद होने से, क्योंकि जो काम हमारा जो डेली की सेल 15-20 हज़ार की थी वो 8,000, 7,000, 5,000 पे रह गई है अब सेल। ये इन्होंने अपनी अलग समस्याएं बताई। आपसे जानना चाहेंगे, हाँ बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? खोड़ा में जो मेन समस्या है मध्यम व्यापारियों के लिए वो है ऑनलाइन की समस्या, क्योंकि यहाँ दिल्ली नज़दीक में है, नोएडा नज़दीक में है, यहाँ तमाम मल्टीनेशनल कंपनियाँ आ चुकी हैं जो कि ऑनलाइन सामान उपलब्ध कराती हैं। और यहाँ पर छोटे मोटे दुकानदार हैं जो कि अपने घरों में जिन्होंने दुकानें कर रखी हैं, वो अपनी दुकान चला करके अपना जीविका का चलाते थे, या मीडियम लोग हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या यहाँ पे पैदा हो चुकी है ऑनलाइन की। ऑनलाइन से जो है खोड़ा के व्यापारी बिल्कुल चौपट होने के कगार पे हैं, और बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी ऑनलाइन की वजह से आ रही है। जैसे आपने बताया ऑनलाइन की वजह से ज़्यादा दिक्कत है, ऐसे में जो लोग अपने घर में किराने की दुकान कर लेते हैं, जैसे आप बात हो रही थी, आप बता रहे थे, तो उनको बिजली विभाग की तरफ से किस तरह की दिक्कतें होती हैं ये भी जानना चाहिए। बिजली विभाग की तरफ से छोटे दुकानदारों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उसने एक रेजिडेंशियल मीटर लगा रखा है, और यदि वो अपने घर में टॉफ़ी रख लेता है, बिस्कुट रख लेता है, शटर लगा लिया, तो बिजली विभाग वाले उसे मांग करते हैं कि ये कॉमर्शियल मीटर होना चाहिए। तो उसके लिए छोटे से व्यापार करने के लिए 2-2 मीटर लगाने पड़ेंगे। एक तो कॉमर्शियल मीटर लगाना पड़ता है, यदि कॉमर्शियल मीटर नहीं है तो उस पर हज़ारों लाखों रुपए की पेनल्टी बिजली विभाग लगा देता है, जो कि बहुत बड़ी समस्या छोटे दुकानदारों के लिए पैदा है। कहीं ना कहीं मानते हैं कि बिजली विभाग को इस चीज़ में थोड़ी पारदर्शिता दिखानी चाहिए कि अगर आप ये काम कर रहे हैं तो आपका इतना जुर्माना लग सकता है, लेकिन बिना बताए ही डायरेक्ट चालान काट देते हैं जैसा आप बता रहे हैं। तो उसमें आप सरकार से क्या चाहते हैं कि किस तरह की ट्रांसपेरेंसी इस काम में आनी चाहिए? मैं सरकार से हमारी तो केवल यही मांग है कि जिस तरह से व्यापारियों को नाना प्रकार की समस्याएं का सामना करना पड़ता है, तमाम आयोग बने हुए हैं, अनुसूचित आयोग बना हुआ है, और भी बहुत आयोग बने हुए हैं, अल्पसंख्यक आयोग बना हुआ है, तो इस तरह से एक सुरक्षा व्यापारी सुरक्षा आयोग का गठन होना चाहिए,
जो कि व्यापारियों की समस्याएं तत्परता से सॉल्व हो सकें। और एक सरकार के लिए व्यापारी हेल्पलाइन शुरू करने चाहिए, जिस तरह से वुमेन हेल्पलाइन है, 100 नंबर है, और इसमें रजिस्टर्ड एक व्यापारी का टारगेट होना चाहिए कि साल का जिनका इतना टर्नओवर है वही लोग जीएसटी के दायरे में आना चाहिए, उन्हीं को वो व्यापारी माने। चलिए, जीएसटी आपने बताई, इसको लेकर काफ़ी राजनीति हुई, तो जीएसटी में किस तरह से आप चाहते हैं कि व्यापारियों का दायरा हो और किस तरह से ना हो, किस तरह के व्यापारियों को जीएसटी में रखना चाहिए, किस तरह से नहीं रखना चाहिए, ये भी बताइए। नहीं, व्यापारी जो बड़े व्यापारी हैं जो होलसेल का काम करते हैं उसको उसमें दायरे में लाना चाहिए, ना कि जिसने एक छोटा सा शटर लगा लिया अपने घर में उसको व्यापारी के दायरे में ला दिया, जीएसटी के दायरे में। एक अगर ठेली लगा करके भी अगर कोई बेच रहा है अपना सामान, छोले भटूरे बेच रहा है, उसको भी जीएसटी के दायरे में ला दिया, उसे फूड लाइसेंस वाले को परेशान करते हैं। तो कम से कम जो है जिनका टर्नओवर 100 करोड़ के आसपास हो, ऐसे व्यापारियों के लिए जीएसटी के दायरे में होना चाहिए, ना कि एक छोटा सा परचूनी का, टॉफ़ी बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला ला करके। ऐसी समस्या पैदा हो चुकी है कि एक सीए रखना पड़ता है उसकी हर महीने रिटर्न दाखिल करने के लिए। अब सीए भी कम से कम 1000 रुपये का सीए होता है, और जबकि वो 2-4-5 हज़ार खुद ही कमा पाता है। तो बड़े व्यापारियों के लिए इस दायरे में लाना चाहिए जीएसटी में, छोटे मध्यम व्यापारियों को जीएसटी से मुक्त करना चाहिए। जीएसटी पे अभी हमारा कारोबार हिसाब से चल नहीं रहा है। जो लॉकडाउन से पहले काम था अब तो बिल्कुल ही समझ लीजिए 20% काम रह गया है 100% में। तो उसके हिसाब से हमें जीएसटी भरनी पड़ती है, उसमें पेनल्टी भी लग रही है। तो जीएसटी से हमें बाहर करना चाहिए छोटे व्यापारी को। चलिए, देखिए, इन्होंने बताया जीएसटी से बाहर करना चाहिए छोटे व्यापारियों को। और भी लोग हैं, इनकी भी राय लेते हैं, आखिरकार जीएसटी के बारे में क्या सोचते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, क्या सोचते हैं आप जीएसटी को लेकर कि किस तरह से आपको रियायत देनी चाहिए? ये जीएसटी में रियायत सही देनी चाहिए कि जैसे कि जीएसटी मान लो कोई छोटा व्यापारी है, उसकी सेल भी बहुत कम है लेकिन उसे जीएसटी ले रखा है। जीएसटी लेने के लिए कम से कम 15-20 हज़ार रुपये महीने का खर्च आता है, जो कि सरकार तक उसमें से 25% भी नहीं पहुंच पाता है। वो 15-20 हज़ार रुपये छोटे व्यापारी का जो पैसा जाता है वो वेस्टेज जाता है, सीए के अकाउंट में जाता है, फालों में जाता है, लेकिन सरकार को कोई बेनिफिट नहीं है छोटे व्यापारी को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए। तो उसमें इतनी उसकी कमाई नहीं, लेकिन व्यापारी सरकार के डर से, इंस्पेक्टर के डर से जीएसटी जबरदस्ती लेनी पड़ती है उसको कहते हैं तेरी चालान काट देंगे, दुकान बंद कर देंगे। तो जो इंस्पेक्टर है वो धमकाते हैं, उसके चमचे वो उनके पीए धमकाते हैं, तो छोटे व्यापारी को जबरदस्ती जीएसटी लेना पड़ता है, जबकि सरकार तक उस छोटे व्यापारी का कोई भी मुनाफा नहीं पहुंच पाता। सिर्फ 15-20 हज़ार रुपये उसके सीए वगैरह ही उसके खा जाते हैं। तो छोटे व्यापारी को जीएसटी देने में कोई फ़ायदा नहीं सरकार को। हमारी जो भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से विनम्र अनुरोध है कि हर समस्या का समाधान जनसंख्या से हो रहा है। जनसंख्या बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, स्पेस कम हो रहा है, आए दिन हम लोग परेशान हो रहे हैं। अभी पीछे एक रूल आया था, हम दो हमारे दो सबके दो। ये रूल तत्काल आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, आदरणीय योगी जी तत्काल लागू करें फटाफट, तभी हमारा समाधान, सब समस्या का समाधान हो जाएगा। जी, ऑनलाइन की बहुत बड़ी समस्या है। ऑनलाइन से भी काफ़ी फ़र्क पड़ा हमारे काम पे, कि लोग आजकल जोमेटो है, इन चीज़ों से लोग खाना मंगाते हैं। तो अब क्या है कि पहले हमारे यहाँ आते थे, हम भी डिलीवरी देते थे, वो डिलीवरी हमारा बंद हो गया क्योंकि लोग ऑनलाइन मंगाने लगे हैं अब खाना। इससे बहुत बड़ी समस्या है ऑनलाइन का। पुलिस की तरफ से भी जो है व्यापारियों को उत्पीड़न होता है। जरा सा कोई ट्रक लेके आ रहा है, व्यापारी ट्रक आते हैं तो पुलिस की गाड़ी पहुंच जाती है वहाँ पे, और पैसा ना देने पर उसके कागज़ छीन लेते हैं, और कागज़ छीनने के बाद उसके चालान के नाम पर उससे अवैध वसूली की जाती है। इस तरह से अगर कोई रिक्शा भी दुकानदार का माल लेके जा रहा है, उसे जीएसटी मांगना, कागज़ मांगना, उस तरह से व्यापारियों उतने में होता है। तो पुलिस की तरफ से आम व्यापारियों का उत्पीड़न आम बात हो चुका है। चलिए, पुलिस प्रशासन पे आरोप है, बड़ा आरोप है कि पुलिस प्रशासन अपने हकों को छोड़कर व्यापारियों को परेशान करता है, अवैध वसूली करता है। आप बताइए, जैसे कि उन्होंने बताया कि सुरक्षा को लेकर अगर पुलिस की बात की जाए तो सुरक्षा पे कम ध्यान है, वसूली पर ज़्यादा ध्यान होता है। कितना सच मानते हैं इस बात को? देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पुलिस प्रशासन चेकिंग के लिए रोकती है। अगर उनके पास पेपर्स पूरे हैं तो छोड़ दिया जाता है, अगर पेपर्स पूरे नहीं हैं तो निश्चित है कि थोड़ा बहुत तो घोटाला है ही है। वही व्यापारी जिसके पेपर पकड़ा जाता है माल, वही व्यापारी बंद दरवाजे से जाके बात करते हैं। अगर वो अपने पेपर ठीक तरीके से दिखाएं, जी मेरा पेपर पूरे हैं, तो किसी भी व्यापारी को 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब वो मान लीजिए नंबर 2 में आ रहा है और बल्क में आ रहा है, एक ट्रक के अंदर मंगाएंगे तो कम से कम 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख का माल होगा।
अगर उसके पास पेपर्स पूरे हैं तो किसी भी पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं है कि पेपर्स पूरे होने के बाद वो गाड़ी बंद कर दे। कोई ना कोई कमी, चाहे वो गाड़ी की होगी या गाड़ी में रखे हुए माल की कमी होगी। लॉकडाउन को लेके काफ़ी मार्केट डाउन हुई है, ये दिक्कत है। लॉकडाउन को लेकर दिक्कतें हुई, अब कैसे हालात हैं? फिलहाल अब लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है, कोरोना भी धीरे धीरे अब ख़त्म होता जा रहा है, तो अब कैसे हालात हैं? अब हमने दिशा चेंज कर दिया है, अपनी सिक्योरिटी कंपनी खोल लिया है, टीसीसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, हम और पुष्पेंद्र जी मिलके अब उसी को चला रहे हैं और कई लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सुविधाएं दे रहे हैं। सरकार से कोई उम्मीद रखते हैं कि व्यापारियों के लिए किसी तरह की कोई अलग से स्कीम निकालनी चाहिए? ज़रूर निकालनी चाहिए, समस्या को देखते हुए सरकार को भी सामने आना चाहिए। किस तरह से सामने आना चाहिए, ये चीज़ जानना चाहेंगे कि आखिरकार जब व्यापारियों को दिक्कत होती है तो किस तरह की समस्याएं आप लोगों को होती है और किस तरह की स्कीम सरकार को आपके लिए निकालनी चाहिए? सरकार को स्कीम ये निकालना चाहिए कि सुविधाएं देना चाहिए। स्कूलों में जो बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, सबसे पहले तो उसको देखना चाहिए कि चाहे दूरियां बना के सुविधा एजुकेशन जो रुका पड़ा हुआ है बच्चों का, वो कंप्लीट होना चाहिए। देश कितना पीछे जा रहा है, इसको सरकार को सोचना चाहिए कि पूरा साल बच्चों का बर्बाद हो गया है। चलिए देखिए, व्यापारियों की अपनी और भी समस्याएं हैं, उनके बच्चे भी पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं कोरोना के इस काल में, ये अलग समस्याएं थी। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि अगर खोड़ा के व्यापारियों की बात की जाए, खोड़ा कॉलोनी के व्यापारियों की बात की जाए, तो यहाँ पर समस्याएं ही समस्याएं हैं, चाहे वो पुलिस की अवैध उगाही से हो या फिर फूड विभाग के लाइसेंस की प्रक्रिया को लेकर हो। हर तरह की समस्याएं आपको खोड़ा कॉलोनी के व्यापारियों की देखने को मिल जाएगी। गाज़ियाबाद से जितेंद्र गौतम, लोकल वोकल।